हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तंजानिया एक देश है जो अफ्रीका में है। तंजानिया, ठीक है। अफ्रीका के छोटे गांव में, तंजानिया के एक छोटे गांव में मामा नाम है। ठीक है। पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। माम्बा एक लड़की का नाम है जो कि मॉर्निंग में पानी लाने के लिए मतलब उठती है। ठीक। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास पानी ऑटोमेटिक होता है, मतलब हम नल ओपन करें पानी आ गया। लेकिन इनको क्या होता है कि पानी लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद वो लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद भी करती है। इसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। ठीक है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब उन लोग बहुत ही मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त नहीं हो पाता है। वहीं अगर हम बात करें पीटर, जो कि न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड के रहने वाला है पीटर, और जो माम्बा है वो तंजानिया की रहने वाली है और ये अफ्रीका में है और न्यूजीलैंड का है पीटर। तो ध्यान में रखिए दोनों अलग अलग जगह के हैं। पीटर जो है वो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण मतलब ऊन का काम करने का कारखाना भी चलाता है। उनके यहाँ ऊन बनाने का कारखाना भी है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। ठीक है। माम्बा, ये यहाँ दो जगह का आपको स्टोरी बताया गया है। ठीक। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। दोनों के लाइफ स्टाइल बहुत अलग है, अलग अलग जगह रहते हैं। ठीक है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं और दोनों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंस है। ये किस पे डिपेंड करता है? किसी भी इंसान का लाइफ स्टाइल तो वहाँ डिपेंड करता है कि वहाँ की भूमि कैसी है, भूमि की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, जल की उपलब्धता कैसी है, प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण कैसा है, प्राणी और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। तो इसको ध्यान में रखना है कि भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही लोग निवास करते हैं, बाकी 70% या तो विरल जनसंख्या, बहुत कम पॉपुलेशन है, या तो फिर वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हम जानेंगे भूमि के बारे में। ठीक। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। प्राकृतिक संसाधन है भूमि, और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ठीक है। हर जगह मतलब सभी भाग पर लोग निवास नहीं करते, आवासीय योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असामान्य पाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षण, जैसे कि आप देखिए पहाड़ी इलाका में वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है और भूमि भी मतलब कि वहाँ उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होने की वजह से वहाँ क्या होता है, लोग बहुत ही कम निवास करते हैं, वहाँ खेती भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र का, तो यहाँ क्या है, भूमि हम अच्छे से उपयोग करते हैं, कृषि अच्छे से करते हैं, हर जल की उपलब्धता है, हर चीज़ है, तो यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है।
तो यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन वसे क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ वनस्पति भी ज़्यादा होगी, ठीक है, वनस्पति ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक, प्रेशर कम है, बारिश ज़्यादा होगी तो वनस्पति ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के निवास स्थान वहाँ रहेंगे, मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे लोग। और वहीं अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे ध्रुव का टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है और वहाँ लोगों के निवास वहाँ कम करते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट करके आप ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। चित्र में दिखाया गया ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। इस चित्र में दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए कहीं घर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ इंडस्ट्री भी होगी, अगर पॉपुलेशन है तो इंडस्ट्री भी होगी जरूर। यहाँ खेती भी हो रहा है, यहाँ क्या है, पेड़ पौधे, वन भी है, गार्डन भी है, ठीक है, यहाँ नदी भी यहाँ से गुजर रही है। भूमि पर हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सारे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे भूमि के उपयोग के बारे में। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। देखिए अभी हमने देखा, स्टोरी देखा कि माम्बा और पीटर के, तो माम्बा जो थी वो कहाँ, तंजानिया अफ्रीका में रहती थी, ठीक है। तो वो भूमि का उपयोग कैसे करते थे, वो बकरी पालते थे, ठीक है, झोपड़ी बनाते थे, वो खेती भी करते थे, मक्का और सेम की खेती करते थे। वहीं अगर हम पीटर की बात करें तो पीटर क्या करते थे, भेड़ पालते थे, ठीक है, और वहाँ कारखाना भी है, ऊन प्रक्रम है, विस्तृत घास का मैदान है, ठीक। तो इसको आप यहाँ जैविक कृषि भी करते हैं, जैविक कृषि के द्वारा सब्जी भी उगाते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, ठीक। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि जो है वो समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट और या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना, ठीक। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है, सीमित है। तो यहाँ आप ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि भूमि क्या है, सीमित है ना, ये तो बढ़ नहीं सकती है, लेकिन जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन, वो बढ़ती रहती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो पर्यावरण के लिए खतरा क्या है, निम्नीकरण है, भूस्खलन आ गया तो खतरा है, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण, ये सारे क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। यहाँ देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है भूमि का उपयोग समय के अनुसार परिवर्तन, किस तरीके से समय के अनुसार भूमि के उपयोग में परिवर्तन होता है। जैसे फर्स्ट चित्र में आपको दिखाया गया है, यहाँ खेती हो रही है, झोपड़ी है, ठीक है, यहाँ हरे भरे मैदान आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे स्थान में आपको दिखाया गया है कि झोपड़ी की जगह अब यहाँ बिल्डिंग बन गया है, ठीक है। यहाँ बैल से खेती की जा रही थी, अब यहाँ ट्रैक्टर आ गया है। यहाँ लोग जा रहे थे, यहाँ देखिए कच्ची सड़क है, यहाँ थोड़ी सी इसको पक्की बना दिया गया है और यहाँ भी घर बना दिया गया है,
ठीक। इधर जो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, अब यहाँ थोड़े से पेड़ पौधे बचे हुए और बाकी सारी ये देखिए लाइन वाइन बना दिया गया, इधर भी बिल्डिंग विल्डिंग बना दिए गए हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड में भूमि का उपयोग में यहाँ और भी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है। अब यहाँ लोग, जैसे यहाँ लोग पैदल जाते थे, अब यहाँ कार से जाने लगे हैं, ठीक है। यहाँ जो खेती होती थी, अब यहाँ थोड़ा सा छोटा सा घास वास बना दिया गया है। अब इधर जो घास का मैदान, बहुत बड़ा पेड़ पौधे हुआ करते थे, अब यहाँ पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहे हैं और बिल्डिंग ही बिल्डिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ ट्रैक्टर से जा रहे थे, यहाँ बस चलने लगी है, ठीक है। खेती लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, परिवहन सुविधा अच्छी हो गई है। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ तो भाई भूमि का उपयोग, यहाँ जो घर थे अब यहाँ क्या हो गए, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए हैं, ठीक है। जहाँ खेती होती थी वहाँ अब यहाँ क्या झूला लग गया है, पार्क सा बन गया है। अब ये सड़क बहुत ही, जैसे यहाँ देखिए ये सड़क थोड़ा कम बिजी, ये सड़क तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी होने लगे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई है। और यहाँ देखिए इधर भी बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट और पेड़ पौधे तो दिख ही नहीं रहे हैं, किधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भूमि का उपयोग कर रहे हैं लोग। अब हम जानेंगे भूमि संसाधन के संरक्षण के बारे में। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग उनके डिमांड भी बढ़ेंगे, ठीक है। लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए तो जगह चाहिए ना, के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, भूमि चारण के हम भूमि संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम वन रोपण करके, भूमि उद्धार, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करेंगे, ठीक है, अतिचारण पर रोक लगाएंगे। इस तरीके से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ देखिए मृदा के बारे में बताया गया है कि मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही मृदा कहलाती है। मृदा क्या होता है कि पृथ्वी के जो पृष्ठ है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को ही हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, ठीक है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण क्या होता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो मृदा का उपजाऊ कैसे बनाते हैं हम, खनिज और जैव पदार्थ का अगर हम सही से संतुलित मिश्रण करेंगे तभी मृदा उपजाऊ, ये सारे मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक। यहाँ देखिए आपको ये चित्र में दिखाया गया भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन क्या होता है इसको हम जानते हैं, ठीक है। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में क्या होता है, विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय भी है। तो यहाँ हमने देखा कि भूस्खलन क्या होता है, ठीक है। ये पहाड़ी भूभाग में ज़्यादा होती है भूस्खलन, ठीक। एक वस्तु स्थिति अध्ययन यहाँ दिखाया गया कि हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग जो है वो नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था।
इसका हम न्यूनीकरण कैसे कर सकते हैं, भूस्खलन को हम कम कैसे करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उसका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियां हैं। भूस्खलन को हम मतलब कैसे कम करेंगे, कैसे रोक सकते हैं। देखिए, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। जैसे हमें पता है कि भूस्खलन क्यों आता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, उसको हम मानचित्रण करेंगे, देखेंगे और उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे। इस प्रकार इस क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। वनस्पति हम ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। यहाँ देखिए, प्रतिधारी दीवार आपको यहाँ दिखाया गया है। इस तरीके से भूस्खलन को रोकने के लिए बनाया जाता है। यहाँ देखिए, मृदा परिच्छेदिका दिखाया गया है कि सबसे ऊपरी जो ये आपको दिख रही है क्या है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। यहाँ देखिए, बालू, इसके नीचे वाले क्षेत्र जो है वो बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा है। एंड ये उपमृदा के नीचे ये है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ और सबसे नीचे क्या है, जनक चट्टाने हैं। ठीक, यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ शब्दावली अपक्षय। अपक्षय क्या होता है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ओ माय गॉड। तो यहाँ देखिए कि केवल कितना उपयोगी मृदा और इसका संरक्षण कितना उपयोगी है हमारे लिए, कि केवल 1 सेंटीमीटर अगर मृदा को बनाना है तो उसके लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जनक शैल क्या करता है, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यहाँ देखिए, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। ठीक है, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को प्रभावित करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, समय जो है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम जानेंगे मृदा निर्माण के कारक के बारे में। किसका कारक क्या क्या है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मृदा निर्माण के कारक क्या है, मेंस में पूछा जा सकता है या फिर कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण के कारक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि मृदा निर्माण के कारक क्या क्या हैं। जलवायविक कारक हैं, ठीक है, जनक शैल है का स्वरूप कैसा है, स्थलाकृति कैसी है, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कारक में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। ठीक, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कैसे हम इसका संरक्षण करेंगे, ठीक है, और निम्नीकरण करेंगे, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। ठीक है, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ आदि। तो मृदा के निम्नीकरण के क्या क्या, वन उन्मूलन मतलब वन की कटाई करना, वन का समाप्त करना, अतिचारण वहाँ बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई की जा रही है, रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, कीटनाशक का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, वर्षा आए और वहाँ की मिट्टी को कटाव करके वहाँ से लेकर चले गए। ठीक है, अपरदन, भूस्खलन, बाढ़, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, मृदा के निम्नीकरण में सहायक होते हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। तो अब अगर मृदा निम्नीकरण हो रहा है तो इसका हम संरक्षण कैसे करेंगे उसके बारे में जानना है।
सबसे पहले तो मल्च बनाना है। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है और इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यहाँ देखिए वेदिका फार्म दिखाया गया है आपको इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ देखिए समोच्च रेखीय जुताई। हम देखते हैं वेदिका फार्म क्या होता है। चौड़े समतल सोपान तथा अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, जैसे इस तरीके से, ठीक हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, ठीक। नेक्स्ट है रक्षक मेखला। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया इस तरीके से, ये पेड़ लगाए गए हैं एक लाइन से, रक्षक मेखलाएं हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष जो है वो कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ठीक। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है चट्टान बांध, ठीक। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। ओ माय गॉड, यहाँ जल के उपयोग के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। ये तो हमने देखा अभी कुछ देर पहले मृदा के बारे में, मृदा के उपयोग, मृदा का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के बारे में देखा। अब हम जानेंगे जल के बारे में। जल भी हमारे संसाधन है, ठीक है, और इसका उपयोग क्या है और इसका निम्नीकरण कैसे होता है, इसका संरक्षण कैसे होता है, वो सब के बारे में हम जानेंगे। यहाँ देखिए दिखाया गया है कि 1975 में मानव उपयोग के लिए जो जल की खपत थी, मतलब वो कितनी थी, 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। लेकिन वर्ष 2000 में बढ़कर कितनी हो गई है, इसका लगभग डबल 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है, ठीक। यहाँ देखिए एक चित्र में दिखाया गया है कि आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि नल को अच्छे से बंद करें, ठीक। जल, अब इसके बारे में देखते हैं कि जल जो है एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, हमने कल लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को क्या हुए, ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल जो है वो लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ मानव जो पृथ्वी पर जल है ना, वो 3/4 तो है ये, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग जो है, महासागर जो है पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, ठीक है, और विविध प्रकार के पेड़ पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल जो है वो लवणीय है, जो कि हमारे उपयोग के लिए नहीं है। अलवण जल केवल कितना है, 2.7% है और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ठीक है, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है, ठीक है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। और यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए अलवणीय जल जो है, अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है।
पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या होता है हमने देखा भी क्लासेस में, ठीक है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों जल जो है कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे जल उपलब्धता की समस्या क्या है उसके बारे में, ठीक। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिकता समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव जो है वो मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जल का अभाव होता है, ठीक है। वहाँ सूखा भी पड़ते रहता है। जलवायु मतलब कि शुष्क क्षेत्र में क्या है, जल की अनुपलब्ध है भी जल, कहीं कहीं जल भी है भी, तो वो क्या है, लवणीय जल है। तो इस तरीके से जल की उपलब्धता और उसकी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है कि यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिर्स्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी किस तरीके से प्रदूषित हो रही है। तो अब हम जानेंगे कि इस तरीके से तो जल का क्या है, समस्या है और ये किस तरीके से प्रदूषित हो रहे हैं। अब हम जानेंगे जल संसाधन के संरक्षण के बारे में। इसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आज के विश्व में शुद्ध अथवा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अति शोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जो है वो जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव और निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, ठीक। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है, ठीक है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है, ठीक। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये इसको ध्यान में रखना है कि जल को संरक्षण हम कैसे करें, जैसे कि अधिक इसमें पीड़कनाशी, ठीक है, नाइट्रेट धातुओं ऐसा नहीं डालना है जिससे कि क्या हो, जल प्रदूषित हो। जल को संरक्षण के लिए हमें सिंचाई की ड्रिप विधि अपनाना चाहिए, टपकन विधि को अपनाना चाहिए। ये सारे स्प्रिंकलर विधि से हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंकलर से कैसे सिंचाई करेंगे, यहाँ देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से हम स्प्रिंकलर को सिंचाई करेंगे। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है।
तो यहाँ देखिए हम वर्षा जल को भी हम संरक्षण कर सकते हैं। कैसे कि छत पे हम वर्षा जल एकत्र करेंगे, ठीक है, वहाँ से हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव इसके बारे में, ठीक है। यहाँ भी आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। हस्तशिल्प प्रदर्शनी होता है ना, उसमें प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस जो है प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम जो है वो रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, ठीक है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बांस से क्या बनाते हैं, यहाँ बेत और बांस की बनी है क्या, टोकरी और कुर्सी, ये सारे और रेशम कीट से रेशम बनते हैं जिससे रेशमी स्कार्फ बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग हम बना सकते हैं और खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। ये प्रदर्शनी लगा हुआ था हस्तशिल्प, हाथ से बना हुआ जो भी सामान था उससे। यहाँ देखिए रेशम कीट आपको यहाँ दिखाया गया है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहेंगे, पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। पौधे का देखिए, पौधे किस तरीके से वनस्पति संसाधन है। पौधे क्या करते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। आप बताइए और क्या क्या जोड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी है, हमें औषधीय मतलब कि बूटी है ये ब्रह्म कमल। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं, ठीक है। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो है वो मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, ठीक है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो सारे जीव जंतु जो भी हैं वो पारितंत्र के संतुलन, एक बैलेंस बनाने के लिए अनिवार्य है। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में दिखाया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा एबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप यूपीएससी का PYQ देखे होंगे तो वहाँ भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए घास स्थल एवं वन, ठीक है, घास स्थल वन है। अब हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति के वितरण के बारे में, ठीक। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है।
विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, ठीक है, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। जहाँ वर्षा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, वहाँ क्या होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ उगते हैं और गुल्म उगते हैं। और इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि से घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शीत ध्रुवीय प्रदेश और टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया आपको वन में अजगर इस तरीके से मिलते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए, ठीक है, वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, ठीक है। इसको हम संसाधन करेंगे, इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम इसका अच्छे से संरक्षण करें। जैसे वृक्ष को काट दिए जा रहे हैं, जिससे वनों का आवरण तेजी से घट रहा है, और हमें पता है कि वन हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमने इसके बारे में देखा, ठीक है। यहाँ देखिए स्कूलों में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज कि किस तरीके से हम वन का उपयोग कर सकते हैं, एक ट्री का हम उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए पेपर बनाकर कर सकते हैं, फर्नीचर बनाकर कर सकते हैं, रबर का उपयोग करते हैं, ठीक है, कंदमूल, फल फूल, ऑक्सीजन लेते हैं, और भी बहुत सारी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने इसके बारे में देखा भी, ठीक। यहाँ देखिए सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्या हो गया, क्षति, किस तरीके से वन क्षति हो गया, ये सारे पेड़ पौधे सुनामी में, ठीक। अब हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण के बारे में। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। क्या क्या है, वनोन्मूलन, वन की कटाई करना, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य करना, ठीक है, दावानल मतलब जंगल में आग लगना, भूस्खलन, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, संसाधन के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, मतलब शिकार भी करना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या क्या हो रहे हैं, संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। जैसे कि लोग व्यापार, जैसे हाथी दांत का उपयोग होता है और बहुत महंगा मिलता है, शेर, चीता, ये सारे, मगरमच्छ, मोर के पंख का इतना लोग उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे हमें संरक्षण करना चाहिए, इसके लिए जागरूकता हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को, ठीक। यहाँ देखिए ब्लैक बक की सुरक्षा की ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, इनको भी लोग शिकार करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है।
यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, ठीक है, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए चितलों का झुंड आपको इस चित्र में दिखाया गया कि चितल है ये। यहाँ हाथी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था, ठीक है। बहुत से देश जो है वो पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES साइट्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। न्यूज मतलब न्यूज में भी आते रहता है, करंट अफेयर में भी आते रहता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक, की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है शब्दावली जैव मंडल निचय क्या होता है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है क्या आप जानते हैं CITES साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका उद्देश्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि उसके फर्स्ट में तो फर्स्ट फेज है प्रीलिम्स का, लेकिन जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं और मेंस में आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। और बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि कहाँ से आंसर लिखे, कैसे लिखे, डर लगता है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तभी हम यूपीएससी लेवल का हम आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, मल्टीपल चॉइस, ठीक, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो क्या होता है, एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो रही है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अगर आप आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इससे बेनिफिट ये है कि आपका अभी हमने जो पढ़ा ना वो पूरा रिवीजन हो जाता है, आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर पाएंगे और जल्दी भूलेंगे नहीं। ऐसा होता है ना कि हम जल्दी भूल जाते हैं, कैसे याद रखें, तो उसका तरीका यही है कि आप इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप आंसर लिखिए, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।